तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। मैं हूं सौरभ यादव, आपका होस्ट। और आज हमारे साथ आशीष सैनी सर हैं। इन्होंने रिसेंटली दो गेट 2018 के एग्ज़ाम में सिविल डिपार्टमेंट से 413 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। और अभी रिसेंटली सर ने आईएएस का जो प्रीलिम्स होता है उसे भी क्लियर किया और मेंस का एग्ज़ाम लिखा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सर की। तो चलिए सीधे सर से ही मिलते हैं। वेलकम सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। तो सर आप अपने बारे में बताइए पहले तो कुछ। एक्चुअली मैं बेसिकली रतलाम से बिलोंग करता हूँ और मैंने आईआईटी डीएवी से रिसेंटली मई 2018 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। तो मैंने सबसे पहले गेट के बारे में प्रिपरेशन करने का 2016 में सोचा था। जी जब सर। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, जो सेकेंड ईयर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गेट करूँ गेट करूँ। बट सबसे पहले मैंने मेरी स्ट्रेंथ देखी। गेट एक एनालिटिकल एग्ज़ाम है और मेरी एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी थी और इसीलिए मैंने गेट की ओर जाना चूज़ किया। तो सर आपका गेट में स्कोर क्या रहा था? गेट में मेरा स्कोर 819 रहा था आउट ऑफ 1000। और गेट में मेरी रैंक 413 थी, 413 ऑल इंडिया। और गेट स्कोर 818, जी। 819 सॉरी। 819 था। हम्म। सर मुझे ये बताइए कि जो गेट का सिलेबस, जैसे आपका ने सिविल हाँ। डिपार्टमेंट से निकाला है, तो हम्म। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि सिविल डिपार्टमेंट से जो है उसका सिलेबस बहुत वास्ट रहता है गेट का। हाँ हाँ तो हाँ, क्या ये बात बिल्कुल। सच है? आ, जी हाँ, सिविल और मैकेनिकल जैसे ब्रांचों में जो गेट का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। जी सर। और आपको उस सिलेबस को कवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब तो पढ़ना काफ़ी आसान होता है। बट जब आप फाइनल टाइम जब आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं। और अलॉन्ग विद अगर आपने आईएएस का प्रिपरेशन किया है तो उसके 10 अलग सब्जेक्ट और होते हैं अच्छा एडिशनल देम। मतलब इन 12 सब्जेक्ट के अलावा 10 सब्जेक्ट कवर करना और रिटेन रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। अच्छा। सर तो आप मुझे अपनी प्रिपरेशन स्केड्यूल के बारे में बताइए कि आप कैसे प्रिपेयर करते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने मई 2016 में कोचिंग ज्वाइन की थी। जी सर। मैंने मेरी कोचिंग ख़त्म करी अराउंड 6 7 8 महीने लग गए थे। दिसंबर 2018 तक मेरी कोचिंग ख़त्म हुई। उसमें मैंने गेट और आईएएस के सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे। और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट होते मैंने सारे कवर किए। हम्म। मैंने एक भी बार कोचिंग नहीं छोड़ी, इवन मेरे एग्ज़ाम टाइम पे मैंने कोचिंग नहीं छोड़ी है। अच्छा अच्छा। तो जब मैं कोचिंग जाता था, जब ऐसा होता है सिविल मैकेनिकल में कि 10 10 12 12 घंटे संडे सैटरडे कोचिंग लगती है और जेन्युइन टाइमिंग पे 5 से 6 घंटे लगती है। तो कॉलेज के साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ। बट आफ्टर दैट जब मुझे टाइम मिला जनवरी 2017 के अराउंड से, करीबन उस वक्त भी मेरे पास 1 साल पूरा बचा हुआ था गेट के लिए। हम्म। तो मैं डेली सुबह 9 बजे उठ जाया करता था। 9 बजे उठने के बाद जब स्टार्टिंग फेजेस थे, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ था जब तक, तो जब तक मैं सुबह 9 बजे उठ जाया करता था और 12 बजे तक क्वेश्चन लगाया करता था सबसे पहले सुबह उठ के। फिर 12 से 1 वही रेगुलर बेसिस पे खाना वाना और अदर थिंग्स। फिर 1 से 4 वापस पढ़ लिया करता था। मैं एक्चुअली मेरी स्टडी को कुछ पोर्शन में डिवाइड कर देता था और हर 3 घंटे में एक सब्जेक्ट चेंज कर देता था, ताकि मुझे बोरियत ना हो पढ़ पढ़ के कि कितना पढ़ लिया है, बोर हो रहे हैं ये वो। फिर उसके बाद ऐसा होता था कि जब मैं 5 6 घंटे पढ़ लेता था तो मैं खुद को रिलैक्स देता था। 1 से 2 घंटे में एंजॉय करता था, जो इच्छा हो वो करा करा करता था। हम्म। और अगर कॉलेज लग रहा होता था तो नॉर्मली मैं चेक करता था कि कॉलेज का टाइमिंग, जैसे कभी सुबह 1 से 4 लग गया, कभी 9 से 12 लग गया, तो टाइमिंग डिस्टर्ब ना हो और शाम तक मेरा ये टारगेट रहता था 8 बजे तक मैं 5 से 6 घंटे की स्टडी कर लूँ इफेक्टिवली। जो कॉलेज का टाइम है 3 घंटे वो भी मैनेज कर लूँ, हो सकता है दिन में लगा हो तो शाम को कोचिंग हम्म। पढ़ लूँ इस तरीके से। और रात को 1 से 2 घंटे में रिवीजन पे फोकस करता था डेली, अच्छा कि अच्छा। आपने जो लास्ट में पढ़ लिया। तो मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है इफेक्टिवली अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। तो मतलब आपको डेली एफर्ट्स देने पड़ेंगे हाँ, एग्जाम डेली क्लियर करने डेली के लिए। एफर्ट्स, अगर आप डेली एफर्ट्स दोगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट जल्दी कर दोगे तो आपको बाद में बहुत बेनिफिट ही होने वाला है। और अगर आप डेली 6 घंटा भी पढ़ पा रहे हो, आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली प्रिपरेशन टाइम पे कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो सोचते हैं कि मैं आज इतना पढ़ लूँगा, बट वो पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ नहीं तो पाते। उनको रिग्रेट होता है कि हम आज पढ़ नहीं पाए। उस रिग्रेट को फील करने के लिए वो अगले दिन पढ़ते ही नहीं है दिन भर। हम्म। तो ये काफ़ी टफ पॉइंट होता है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आज नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, जितना आप पढ़ पा रहे हो उतना कोशिश करो। क्योंकि अगर आप 6 7 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दियो, जैसे कि अभी भी जुलाई चल रहा है,
जुलाई से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और आपका प्रिपरेशन बहुत वीक है, तो कुछ लोग अभी से प्रिपरेशन छोड़ देते हैं अपने पैरेलल में साथ वालों को परफॉर्मेंस देख के। देखिए सौरभ, मान लीजिए कि आप मुझसे मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मुझसे, तो कई रिजल्ट तो इसलिए रुक जाते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं लोग कि सौरभ इतना अच्छा पढ़ रहा है, और अगर गलती से आपके मार्क्स कम आए तो मैं खुद को कंपेयर कर लेता हूँ, सिर्फ सौरभ के नहीं आए तो मेरे तो कैसे मेरे कैसे आएंगे। आएंगे, सही बात तो देखिए वो सब चीज़ें डिपेंड नहीं करती, एग्जाम का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट। और उससे पहले 4 से 5 महीने का प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ फॉर गेट। अगर आप 7 से 8 घंटा डेली दे पा रहे हैं 5 से 6 महीना, तो आप अगर स्टार्ट भी कर रहे होते ना तो भी आप पढ़ लेंगे उतना आप। और अगर आपने एक बार कोचिंग कर रखा है या फिर आपने पहले से थोड़ा स्ट्रेटेजी बना रखा है, तो 6 महीने बहुत बड़ा टाइम है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए काफ़ी टाइम है काफी। मेरे तो हिसाब 6 से। महीने के प्रिपरेशन से भी कोई भी पर्सन ऑल इंडिया रैंक 1 वन हासिल कर सकता है। देखिए मैंने तो हासिल नहीं की है, बट मैं इस बोलने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू देखे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाए हैं, वो इवन मई जून में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, और दे गेट ऑल इंडिया रैंक 1 एट फेब। तो अगर आप 2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं ऑल इंडिया तो रैंक 1 बेसिकली लाने के लिए। जैसा कि लोग बोलते हैं कि गेट का एग्जाम जो है वो बहुत टफ है, हाँ। और कई लोग तो इसलिए प्रिपेयर नहीं कर पाते कि भैया इतना टफ है, हमसे तो होगा ही नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है, ये लोगों का मिसकंसेप्शन बना हुआ है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं आप अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए एग्जाम टफ है, मैं मानता हूँ, बट हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, और कुछ एग्जाम, अगर एग्जाम टफ है तो सीधी सी बात है सबके लिए टफ है, और एग्जाम इजी है तो सबके लिए इजी। सबसे बड़ा पॉइंट ही वही होता सही है बात है। कि अगर आप, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वहाँ पर रेशो क्या है, सिलेक्शन रेशो क्या है। क्योंकि देखिए अगर बात करी जाए सिविल की, तो इस बार 1,53,000 लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था, और गेट में अच्छी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होती है, ट्रिपल डिजिट तक रैंक, 999 तक ले आओ आप, ठीक रहती है। तो अगर आप रेशियो भी देखो तो 1.5 लाख में 1000 लोग, तो ये भी काफ़ी टफ रेशियो है। और एक्चुअली अच्छी रैंक 100 के अंदर ही होती है, तो अगर आप 100 टू 1.5 लाख का रेशियो देखो तो ये काफ़ी टफ रेशियो हो जाता है, तो वो रेशियो कन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अच्छा सर, तो आपके प्रिपरेशन के थ्रू जैसे सभी के साथ ये प्रॉब्लम जाती है कि स्टूडेंट्स के साथ कि वो डे टू डे लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रह पाते, तो आपने उसके साथ अपनी पूरी जर्नी में खुद के लिए मोटिवेशन कैसे मोटिवेटेड रहे, या आपकी ये गेट एग्जाम करने के लिए एक इंस्पिरेशन भी कौन थे? ये 2 सवाल एक साथ में पूछ रहा हूँ। एक्चुअली देखिए रिग्रेट, मतलब ऐसा होता है कि आप रोबोट नहीं हो, सबसे बड़ी बात तो आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। अगर आप कब भी पढ़े हो तो आप हो सकता है एक दिन नहीं भी पढ़ पाओ, हो सकता है एट एट ऑल आप 1 से 2 दिन नहीं पढ़ पाओ, बीमार हो जाओ, कोई भी चीज़ हो सकती है आपके साथ डेली। तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आप डिप्रेस होगे तो आप उतना टाइम भी ख़राब कर रहे हो जो रिमेनिंग है, तो आप उस टाइम में पढ़ने की कोशिश कीजिए। और मतलब मैं हमेशा मोटिवेशन मेरे भैया से लेता था। मेरे भैया ने सीए किया है, जबकि वो हिंदी मीडियम से थे, मेरे पापा किसान हैं, तो मतलब उसके बावजूद उन्होंने इतना एफर्ट लगा किया, तो मुझे लगा अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे हमारे सीनियर्स जो भी मेरे मोटिवेशन रहे थे, जिन्होंने मतलब मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, IIT-DAV हॉस्टल में, तो जहाँ पर से कई सीनियर ने ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 49 जैसी बहुत बढ़िया बढ़िया रैंकें मारी है, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रहते थे। तो मुझे लगा अगर वो लोग मार सकते हैं इतनी अच्छी रैंक, तो हम भी उनके साथ ही रहते हैं, तो हम लोग भी मार सकते हैं। और देखो इंस्पिरेशन अंदर से आनी चाहिए, और मेरी इंस्पिरेशन क्या थी एक्चुअली, कि मैं ये देखता था कि आज से मैं 5 साल बाद कहाँ हूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए ये होती थी कि 5 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा, तो यहाँ पहुँचने के लिए पहले 5 साल एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं आज कहीं IIT जा रहा हूँ या फिर मुझे कोई PSU ज्वाइन करना है, तो मुझे डेफिनेटली एक अच्छी रैंक चाहिए, और एक अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छी रैंक बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, मैं खुद के बारे में सोचता था, मतलब सेल्फिश बनना पड़ता है। अगर आप देखिए अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सोच रहे हैं आप नहीं पढ़ता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, तो बाद में लाइफ टाइम इफेक्ट कर सकता है आपको। और मैं यही सोचता था कि आज से 2 साल पढ़ लो तो लाइफ टाइम बड़ा एंजॉय रहेगा। काफ़ी अच्छे से मैं तो ये भी सोच लेता था गेट के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाना है, तो ये मोटिवेशन था मेरे लिए। हो सकता तो है फिर मैं उसके लिए पढ़ने बैठ जाता था कि यार अगर, और मैं एक ही चीज़ सोचता था, अगर रैंक नहीं आई तो क्या, रैंक नहीं आई तो फिर क्या होगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ता है। ड्रॉप ईयर सच में बहुत बुरा होता है। जैसे कि जिन लोगों ने IIT के लिए ड्रॉप लिया होगा, या फिर जिन लोगों ने पहले किसी एग्जाम के लिए ड्रॉप लिया होगा, उन्हें पता होता है कि ड्रॉप में कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आपके हमेशा ऊपर लगा रहता है कि अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ये जो भी आपके लिए फाइनल। और प्रेशर एक्चुअली आपका परफॉर्मेंस हमेशा बिगाड़ता है। प्रेशर कभी भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो सर मुझे ये बताइए कि जो आपने सिविल डिपार्टमेंट से किया, तो हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट से जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं पर्टिकुलर गेट के लिए जो 2019 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं जो इजी हैं या
कौन से सब्जेक्ट है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो हम एक कम एफर्ट के साथ ज़्यादा अच्छी रैंक जो है हासिल कर सके हम? देखिए, इजी और टफ सब्जेक्ट्स का और इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि इजी और टफ आप डिफाइन नहीं कर सकते। जो आपको इजी लग रहा हो सकता है वो मुझे टफ लगे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मल जेन्युइनली ज़्यादातर लोगों को टफ लगते हैं और ज़्यादातर लोगों को इजी लगते हैं, बट ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट और वीक इंपॉर्टेंट है और जो आप बोल रहे हो टफ और इजी सब्जेक्ट्स है, ना सिर्फ सिविल और सारी ब्रांचों के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप गेट का प्रीवियस ईयर बनाइए। मेरे हिसाब से गेट का प्रीवियस ईयर आप 2 से 3 टाइम बनाइए, क्योंकि पहली बार जब आप बनाते हैं जब तक आपको सिर्फ पता चलता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है या इस तरह का ट्रेंड, जब आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को बना लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो टॉपिक नहीं बना रहे हैं तो आपके लिए टफ है। तो मैं क्या करता था, एक्चुअली उन टफ सब क्वेश्चंस को मार्क कर देता था जो मुझसे नहीं बनते थे पहले अटेम्प्ट में, या बनते थे तो गलत बनते थे या फिर उनकी अप्रोच में डेवलप नहीं कर पाता था, उन क्वेश्चन को मार्क्स कर लेता था। जब मैं फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करता था, नेक्स्ट 2 टाइम्स मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करता था जो मैंने मार्क कर रखे हैं। फिर जो वापस अटेम्प्ट में आता था फिर वापस से बुक करता था, फिर चेक करता था कि अब कितनी गलतियां और हो रही है। इससे काफी सारा टाइम काफी सारा टाइम बच जाता था, क्योंकि आपको पूरी बुक बार बार नहीं लगा सकते, बट कुछ क्वेश्चन होंगे कि जैसे 20 में से या 50 में से कोई 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, तो 2 क्वेश्चन आपने 2-3 बार लगा लिए। जब आप पूरी बुक लगाओगे तो लग जाएगी। और मैं एक्चुअली एक चीज करता था, कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आंसर देख लेते हैं, सही आया गलत आया ठीक है ऐसे। मैं एक्चुअली क्या करता था कि अगर काउंट में अगर 100 क्वेश्चन एक साथ हैं तो मैं 100 क्वेश्चन एक साथ बनाता था। और एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हो तो आप टाइमर के साथ पढ़ो। मतलब मैं ये करता था वन थिंग कि 50 क्वेश्चन है तो गेट में मुझे 50 क्वेश्चन के लिए अराउंड 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है, तो मैं खुद के लिए 1.5 घंटा अलॉट करता था कि ये 50 क्वेश्चन में 90 मिनट में करना है मुझे एनी हाउ। तो जब आपके ऊपर टाइमर लगा रहता है ना, तब आपको असली चीज़ समझ में आती है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो 15 मिनट में तो वो वर्थ नहीं है। जब आपको 90 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं तब वर्थ होता है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है, जब मैं ईएस देता था तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन, वो भी ऑफलाइन एग्जाम, आपको फिलिंग करना है ओएमआर में, वो भी बिल्कुल यूपीएससी का एग्जाम के बीच में सेंटर में आपसे हेड आता है, बिल्कुल एग्जाम का शीट का नंबर भरवा रहा है, तो आपका 30 मिनट पूरा चला जाता है। 150 मिनट फॉर 150 क्वेश्चन। तो मेरा ईएस इसलिए क्लियर हुआ कि जब मैं प्रीवियस ईयर लगाता था तो मैं क्या करता था उसके अंदर कि मैं 45 सेकंड ईच क्वेश्चन खुद को अलॉट करता था विद ओएमआर फिलिंग। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी एक्सटेंसिव प्रीवियस ईयर की कि मैं 45 सेकंड में क्वेश्चन बनाने की ट्राई करता था। तो भी मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में टाइम कम पड़ गया, तब भी मुझे टाइम कम पड़ गया। तो आपको एटलीस्ट इतना ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप ईएस कर रहे हो तो 45 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और अगर आप गेट कर रहे हो तो 90 मिनट में 50 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी इज गुड आई थिंक। तो सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, वो टाइमर के साथ करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप दिन में एक क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। मैंने एक्चुअली मोबाइल में आजकल काफ़ी ऐप आती है, जैसे कि 1-2 का नाम बता सकता हूँ मैं, फोकस ऑन माइंड वगैरह, मतलब कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा है हमारा चैनल, बट बाकी उसमें ऐसा होता है कि टाइमर होता है जो आप सेट कर सकते हो जितने भी मिनट का, और जैसे टाइम खत्म होता है आपको एक पॉइंट पे बीप की आवाज़ आ जाती है, ठीक है, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो आप 10 मिनट के उस ब्रेक में जो करना है करो, और 10 मिनट बाद वो वापस से टाइमर बचता है, तो आप रिटर्न अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ, स्टडी भी कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कई बार कि बच्चे ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का और उनका 10 घंटे का ब्रेक हो जाता है और फिर शाम को रिग्रेट करते हैं कि यार मैं पढ़ा ही नहीं सुबह से। दिस इज इंपॉर्टेंट, विद टाइमर पढ़िए और खुद को ब्रेक भी दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह के कुछ ऐप्स हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए और रूटीन में रहने के लिए खुद के। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए कि जो पिछले साल का जो एग्ज़ाम था गेट का और इस साल का जो एग्ज़ाम था 2018 और 2017 में, तो 2018 के एग्ज़ाम के लेवल मतलब कैसा था पिछले साल के कंपैरिजन में? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जिस साल पेपर हुआ है वो आपका इजी, मीडियम या टफ किस लेवल पे हुआ। क्योंकि कुछ लोगों का प्रिपरेशन ऐसा होता है कि वो किसी भी लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्चुअली बहुत साउंड होते हैं, बट वो क्या है कि हर चीज़ को कंसेप्चुअली देखते हैं, तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है बट वो बना कुछ भी सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रैक्टिस इतना एक्सटेंसिव होता है कि वो कुछ भी बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, बट टफ क्वेश्चन वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं कभी। तो जैसे इस बार सिविल का जो पेपर था वो ज़्यादा ईजी आ गया, जो नॉर्मल ट्रेंड था उससे ज़्यादा इजी था। जबकि आप अगर ईसी ब्रांच या सीएसआईटी ब्रांच पे चले जाएं इस बार, तो इस बार पेपर काफ़ी टफ आया था। तो सेम चीज़, अगर पेपर टफ आएगा तो आपका कम मार्क्स में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, पेपर इजी आएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स में भी इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। तो इजी पेपर में आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि इजी क्वेश्चन में कई लोग जब इजी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इजी क्वेश्चन में एक्साइटमेंट के कारण कि इतना इजी आ गया, वो उसमें छोटी सी गलती कर देते हैं
क्योंकि जब इजी पेपर सेट होता है ना, ये लोग बहुत जो छोटी छोटी गलती होती है जिसको हम बोलते हैं कि मतलब Minor बहुत ही सिली मिस्टेक्स है, माइनर मिस्टेक्स, वैसी गलती कर देते हैं। और इस बार इजी पेपर में मेरी रैंक लाने 413 होने का यही रीज़न था कि टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद मेरा गेट में बिगड़ गया था। क्योंकि मैं कैसी गलतियां करके आया हूँ, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ सौरभ, कि 2 क्वेश्चंस में मतलब आंसर था 81 और 312, मतलब में ये आंसर था मेरा। और उसमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आंसर पूछा था, तो मुझे सिर्फ 31.2 और 8.1 फिल करना था, जबकि मैंने पूरी मेहनत से आंसर निकाला। बट लास्ट में एक आपने यूनिट का कन्वर्जन का गलती कर दिया और 4 मार्क्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 से 400 हो गया। तो दिस इज मैटर मोस्ट, ठीक है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अब मैंने ऐसी भी कुछ गलतियां करी हैं कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि कोई वैल्यू निकालनी है, तो उसमें सिंपली करने के लिए मैंने पहले कोई ट्रिक लगाई, और जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते हैं -π/2 to π/2, तो मैंने क्या किया, 0 to π/2 किया और 2 को बाहर निकाल लिया। अब वो 2 क्या, मैंने आंसर से ही बाहर निकाल दिया। हाँ। तो आंसर था एक्चुअली π/2 और मैंने एक्चुअली π/4 टिक मार दिया। और आप ध्यान रखिएगा, गेट इतना फोकस ढंग से पेपर सेट करता है कि आपको π/4 डेफिनेटली ऑप्शन में होगा। तो आप ध्यान नहीं देते और मार देते हैं। तो एक्चुअली आपको पेपर देते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि आपको स्टेप्स रिव्यू करनी चाहिए एक बार, लिस्ट एक बार आपने जब बना लिया तो स्टेप्स को रिव्यू करना चाहिए। मैंने खुद के अंदर ये टेस्ट सीरीज में हैबिट डेवलप की थी कि मैं क्वेश्चन करता था, उसको 2-2 बार चेक करता था। बट बाकी यही ओवर एस्टिमेशन के कारण मैं गेट में थोड़ा टाइम से भी लैग कर गया और मेरा पेपर छूट भी गया था 4 से 5 क्वेश्चंस। तो वो काफ़ी टफ पड़ा और 5 काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे। तो मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने गेट में काफ़ी गलतियाँ करी है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि गेट का पेपर आप जो टेस्ट सीरीज दें उसमें ये सब चीज़ें इंप्रूव करें। आप ये मत सोचिए गेट के दिन में इंप्रूव कर लूँगा। आप जिस दिन पहला टेस्ट लिखें, आप जिस दिन पहला पेपर दें एज अ गेट दें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। तो सर ने ये बढ़िया बात बताई कि जो भी आप एग्ज़ाम अगर देते भी हैं प्रैक्टिस में भी, तो उसे गेट के एग्ज़ाम मान के ही पेपर दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रैक्टिस टेस्ट है तो उस हिसाब से आप उसमें लीलियंसी नहीं दिखा सकते आप बिल्कुल भी। सर मुझे ये बताइए कि जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने किस टाइप से प्रिपेयर किया। देखिए, हम मोस्टली जनवरी तक तो बात कर ही चुके थे, कोचिंग हो गया था, जनवरी हो गया था, उस टाइम मेनली प्रीवियस ईयर लगाना शुरू किया। जब प्रीवियस ईयर और मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का बुक पूरा 2 से 3 बार लग गया था, मतलब अराउंड उस टाइम जून आ गया होगा, लास्ट ईयर का जून आ चुका होगा। तो मैंने जब पूरा बुक लगा लिया था 2-2 बार, तो मुझे ज़रूरत थी अब टेस्ट सीरीज़ की। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका एक रूटीन बना रहता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में अपने आप एक शेड्यूल वे में टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, तो आप उसी के रूटीन को फॉलो कर लें। और या तो आपको अगर जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आते हैं, वो मेरे हिसाब से आप पहले पढ़िए, क्योंकि आप पहले टफ पोर्शन निपटा लेंगे तो आप इजी पोर्शन निपट ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि ऐसा शेड्यूल कर लीजिए कि आपको डेली एक टेस्ट देना है, ठीक है, आपका प्रिपरेशन हो या ना हो। अब जैसे आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, अब उसका टेस्ट आज है, तो अब नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी क्या करती है कि उस टेस्ट को सोचती है कि मैं इग्नोर कर दूं, बाद में दे दूंगा, इजी पहले दे देता हूँ। बट आप पहले वो टफ दीजिए और आपको आज ही देना है, तो आपके एक माइंड पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि मुझे आज ही शाम को देना है। तो आप उसके लिए भले से आप 4 घंटे पढ़े, भले से 2 घंटे पढ़े, भले से 10 मिनट रिवीजन करके दें। बट जब वो आखिरी में आप 10 मिनट भी रिवाइज करते हैं उस टेस्ट के लिए, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, जो कि आप शायद दिन भर में 10 घंटे में ना कर पाए, वो आप 1 घंटे में मतलब बहुत आराम से बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ड्यू डेट का कंसेप्ट होना चाहिए कि आप इसी डेट को पेपर दे देंगे, ठीक है। मैं बफर डे रखता था, मतलब ऐसा कि क्या होता है कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैं डिमोटिवेशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाता था कि जो मेरा शेड्यूल था मैं उसमें काफ़ी लीनियंसी रखता था खुद के साथ। मतलब मुझे पता है कि मैं चीज़ 12 दिन में नहीं कर पाऊंगा या फिर शायद नहीं कर पाऊँ, तो मैं खुद के लिए 2 दिन का रेस्ट दे देता था। अब वो एक तरीके से मेरे लिए प्राइस भी था और मेरे लिए प्रिपरेशन का मोटिवेशन भी वही बनता था कि अगर मैं 12 दिन का 12 दिन में निपटा लूँगा, तो फिर हम 2 दिन रिलैक्स करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे, जो करना हो करेंगे। और अगर मैं 12 दिन में वो नहीं कर पाया, तो बचे हुए जो वीक के 2 दिन है मैं उसमें वो पढ़ूंगा। तो बट उससे नुकसान क्या होता था, मेरे वो 2 दिन खराब हो जाते थे। तो मैं वो 2 दिन बचाने के लिए मेरा प्रिपरेशन 12 दिन में ही कंप्लीट कर लेता था। तो मैंने खुद को प्राइज भी दे दिया, खुद को मतलब एक तरीके से ये है कि खुद को ही प्राइज दे रहे हैं आप कि आप अच्छा पढ़ लीजिए। और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स खुद को देता था। और इससे ये भी होता था कि कभी मैं बीमार हो गया या फिर कभी मुझे फैमिली फंक्शन या फिर कॉलेज में तुरंत असाइनमेंट आ गया, तो अब क्या होता है, अब आप खुद को रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते कि यार मुझे तो आज इतना पढ़ना था, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हाँ वो 2 दिन है,
तो वो 2 दिन बैकअप वो का 2 दिन काम बैकअप करते का हैं। काम भी करते थे पैरेलल में। तो मैं इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेता था। और हम जहाँ तक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने शेड्यूल प्लानिंग की बात करी है। बट बाकी आफ्टर वही जुलाई मैं एक टेस्ट डेली देता था और उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करता था। मैंने 2 से 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईएस के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गेट का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन है, बट ईएस का पैटर्न ऑफलाइन है। तो आपको ऑफलाइन है। ओएमआर फिलिंग भी अपने आप में आपको पता नहीं रहता कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलत ऑर्डर में फिल कर देते हैं या फिर हाँ, गलत क्वेश्चन का गलत आंसर फिल कर देते हैं। ये ऐसी अपने आप में मिस्टेक्स बहुत होती रहती प्रैक्टिस की बात होती है। जी। तो मैं एक्चुअली क्या करता था, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो फिलिंग करता था, उसके लिए कुछ लोग ऐसा रहता है कि आखिरी में जाके फिल करते हैं, कुछ लोग साथ साथ में फिल करते हैं। मतलब मैंने काफ़ी टॉपर्स का वीडियो देखा, और मैं क्या करता था कि अगर 20 क्वेश्चन एक साथ एक पेज पे हैं तो 20 क्वेश्चन कर लेता था, 20 क्वेश्चन को फिल कर देता था ओएमआर में, जितने भी बनते थे उसमें से। तो 2 बेनिफिट होते थे। जैसे मैं फिल कर देता था, उसके बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता था। क्वेश्चन करते करते आपका टेक्निकल से आराम से अप्रोच गया तो आपको 2 मिनट का रिलैक्स मिलता था। रिलैक्स तो आपको आगे क्वेश्चन करने में काफ़ी फोकस करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता था। प्लस मुझे आखिरी में कोई प्रेशर नहीं रहता था कि मेरे साथ क्वेश्चन छूट जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। वही। और मैं ट्राई करता था कि 2 घंटे में मेरा पहला राउंड हो जाए। हम्म। फिर मैं इस तरीके से करता था कि अगर इंजीनियरिंग सर्विस में कोई बड़ा क्वेश्चन आया है तो उनको मार्क कर लेता था एक पेज पे। और गेट में मैंने ऐसा किया है कि आप जैसे आप बोल रहे हो ना, क्वेश्चन सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर मुझे ऐसा कोई लग रहा है क्वेश्चन कि मैं बना सकता हूँ बट बड़ा है, तो मुझे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसमें गेट में एक्चुअली मार्क फॉर रिव्यू करके एक ऑप्शन होता है। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है क्वेश्चन, तो आप उसे बाद में लास्ट में देख सकते हैं बड़ी आराम से। बट आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसमें लास्ट में क्वेश्चन बना देते हैं उस क्वेश्चन को और उसको फिल कर देते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मत कर जाइएगा। जैसे आपने 5वां नहीं बनाया फिर 10वां, तो उसमें साइड में एक पैनल होता है, क्वेश्चन नंबर बताता है, उससे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो एक्चुअली सेव नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है गेट में कि आपको सेव एंड नेक्स्ट का नीचे बटन होता है, वो दबाना पड़ता है। तो कई लोगों के साथ ये भी चोट हो जाती है, मेरे सीनियर के साथ हुई थी कि वो फिल करके नहीं आए। एक्चुअली उन्होंने सेव एंड नेक्स्ट का एक छोटा सा बटन नहीं दबाया, और अगर आप आखिरी में 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 10 मार्क्स। और ये फर्क होता है ऑल इंडिया रैंक 50 और ऑल इंडिया रैंक 5000 के बीच में, गेट के अंदर 10 मार्क्स का। तो आपका करियर ही चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन जरूर दबाइए। अब उसके बाद जब लास्ट टाइम की बात आ गई, तो लास्ट टाइम में आपको मॉक देना है, और लास्ट 1 मंथ में आपको ये करना है कि जो आपका गेट का टाइमिंग हो, आपको आ जाता है कि दिन का स्लॉट है या फिर सुबह का स्लॉट है। जिन लोगों को 2 स्लॉट होते हैं, खासतौर पे सिविल मैकेनिकल वाले, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिकल और इसी में पेपर ही दिन में है, या फिर कुछ ब्रांचों का होता ही सुबह है, तो आपका जब भी पेपर है आप उसी हिसाब से टाइम पे उठ जाया कीजिए। एक्चुअली मैं बताया था कि मैं 9 बजे उठता था डेली, बट मैं भगवान से ही प्रे कर रहा था कि मेरा दिन का सेट फंसे, मैं दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बट मेरा सेट फंसा सुबह का। तो फिर लास्ट का जो 1 मंथ था, मैंने बड़ी मजबूरी के साथ खुद को 5 बजे उठना स्टार्ट किया, वही रूटीन बनाया। तो जब लास्ट में 1 महीने तक फॉलो किया तो मुझे फ़र्क नहीं लगा कि मैं सुबह 9 बजे उठता था, मैं सुबह 12 बजे उठ रहा हूँ या सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। अगर लास्ट का 1 मंथ आपका, लास्ट के 21 डेज साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप सेम रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका वही रूटीन आदत में आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गेट के दिन ये किया मैंने। और एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज। जब आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज और उससे लर्न करना। अगर आप टेस्ट सीरीज से जितनी चीज़ें लर्न कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है गेट कोई टफ एग्जाम नहीं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम है। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, मतलब आपको एक रेशियो होता है कि मान लो अगर H1/H2 का रेशियो निकालना है, तो गेट क्या करता है, गेट H1 और H2 की वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। हो सकता है कि अगर जो आपने डेरिवेशन की है, एक्चुअली गेट में क्या करते हैं हमें कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो कुछ एजम्पशंस होते हैं कि जो H1 का हाइट है या वो जो टॉप से लिया गया है, और गेट वाले कुछ नहीं करते हैं। गेट क्या करते हैं, टोटल हाइट दे देते हैं और बॉटम से हाइट दे देते हैं। मतलब वो सिर्फ चाहते हैं कि आपको इतना पता हो कि हाइट टॉप से है, मतलब ये 10 मीटर, ये 4 मीटर, वहाँ आपको 6 फुट करना था, 4 फुट कर देंगे। मतलब गेट इज नॉट इन टफ एग्जाम। गेट सिर्फ एक बेसिकली चेक करता है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पॉइंट से। तो इतने ईजी क्वेश्चंस पूछता है, मतलब कि आपको कोई वैल्यू, आपको कोई डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो गेट क्या करता है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू दे देगा, यहाँ से यहाँ की दे देगा, यहाँ से यहाँ की दे देगा। बट एग्जाम में आपका माइंड वर्क नहीं करता, तो आप इसी वैल्यू को सीधा पिक करके आंसर निकाल देते हैं। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा गेट होता है, मतलब अराउंड आपको पता है क्या करना है, बट आपको एक बार रिव्यू करना है क्या मैं कर रहा हूँ सही है। तो मैं गेट में 2-3 पॉइंट हमेशा बोलता था क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से कि क्या जो क्वेश्चन पूछना चाहता है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मतलब सबसे पहले कि मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड सही किया हूँ। दूसरी बार, कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन करते करते कुछ भी निकाल देते हैं, आपसे पूछा भी नहीं होता, तो क्या मैं सही निकाल रहा हूँ, और क्वेश्चन करने के बाद क्या मैंने सही फिल किया है विथ यूनिट्स और विथ कंसेप्ट।
मतलब विथ यूनिट्स बहुत ज़रूरी है। आपको बताइए सेंटीमीटर एमएम मेरी रैंक कैसे पीछे गई है, हाँ तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दैट्स ऑल। सर मुझे ये बताइए कि ये जो एक प्रेशर वाली बात होती है कि प्रिपरेशन के थ्रू, जैसे कोई भी स्टूडेंट 2 साल प्रिपेयर करता है तो इस बिल्कुल। पे काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है कि मुझे गेट के एग्ज़ाम निकालने ही, तो एग्ज़ाम के दिन भी और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के थ्रू भी बहुत प्रेशर में रहता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए इस बात में मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेशर जो होता है, मैंने इतना टेस्ट दे दिया था कि अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि इस बार तो मतलब गेट में बहुत अच्छा रैंक आएगा और प्रेशर जैसा कंसेप्ट मेरे साथ नहीं होगा। इवन तो मेरे साथ जब मैं गेट के दिन बैठा तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, और मेरे साथ तो ऐसी भी चोट हो गई थी कि जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन था। तो मैंने उसको बनाने की कोशिश करी और मेरे 5 से 10 मिनट चले गए। मैंने इंटरव्यूअर को बताया कि सर मेरे यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने और उसमें ऑप्शन नहीं डिस्प्ले हो रहे थे मेरी स्क्रीन पे। तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि कैसे हो सकता है। और ऐसा होता है कि अगर आपको जब भी ऐसा कोई दिक्कत हो टेक्निकल, तो आप सीधा जो भी एग्जामिनर उसे इन्फॉर्म कीजिए। मैंने किया, उसने आके आगे से पीछे तक चेक किया, मेरा सारे क्वेश्चन में दिख रहे थे, उसमें नहीं दिख रहे थे। तो इस सब चीज़ों में 10 मिनट चले गए मेरे, पहले 5 से 6 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर 4 से 5 मिनट वो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे उस चक्कर में। तो फिर एग्जामिनर ने बोला कि हम ट्राई करते हैं, तो ओवरऑल मेरे 10 मिनट जा चुके थे। और जब मैं प्रिपरेशन में जब टेस्ट सीरीज देता था तो क्या होता था कि 10 मिनट में मेरे 6 से 7 क्वेश्चन बन जाया करते थे। तो अब उस दिन प्रेशर की हालत ऐसी हो गई थी कि 10 मिनट में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, तो मैं सच में बहुत नर्वस हो गया था। उसका अगला क्वेश्चन भी नहीं बना मुझसे। देन 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मुझसे नहीं बने, और मेरा जो टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस रहता था 15 मिनट में, इवन मेरा अगर मैं एप्टीट्यूड शुरू करूँ तो एप्टीट्यूड बन जाता था, अगर नॉन टेक एक नंबर शुरू करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते थे, और वहाँ उस दिन 0 था। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी स्टेज आ सकती है आपके साथ। मेरा एक्चुअली प्रिपरेशन पूरा हिल गया था। मैंने सोचता था कि पहले 40 मिनट में इतना करूँगा, तो वहीं मैंने 1 मिनट बैठ के प्रिपरेशन बनाया, नया अपडेटेड टाइमलाइन बिल्कुल अपडेट की कि अब वो जो 40 मिनट था उसको हम 45 मिनट कर लेंगे, और जो बचे हुए 20 मिनट में करते तो 15 मिनट में कर लेंगे। मतलब कई बार आपको बहुत डिसीजंस एग्जाम में लेने पड़ते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ खुद इतनी बड़ी चोट हो गई थी, बट फिर मैं संभला, उस चीज़ को किया उस टाइम के अकॉर्डिंग, बट वो काफ़ी इफेक्टिव था। मतलब अगर वो 10 मिनट मेरे पास होते तो लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन छूटे, शायद वो ना छूटते। और आफ्टर 20 मिनट और भी लोगों को प्रॉब्लम आई जब उन लोगों ने सेक्शन अटेंड किया, और 1 घंटे बाद हमें अनाउंसमेंट हुई कि वो क्वेश्चन गलत थे, मार्क्स टू ऑल होगा। तो उसके लिए मार्क्स टू ऑल हो गया कि जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया और देखा नहीं, उसके लिए तो बहुत बढ़िया, उसके माइंड में था। बट जिसने पहला क्वेश्चन अपना बनाया उसके लिए काफ़ी टफ है। तो वो प्रेशर मेरे लिए तो और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो देखिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम के दिन कुछ भी हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने आफ्टर 10 मिनट खुद को एक ही बात बोली थी कि शायद मैं अगर अब बिखर गया तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो मैंने सोचा कि अब जो टाइम बचा है उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ बेस्ट वे में। तो मैंने देन वो नया प्रिपरेशन बनाया, और मतलब प्रेशर ले भी लूँगा तो कुछ होना तो है नहीं। तो आप सबसे बेस्ट ये चीज़ समझिए, खुद पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। मैंने भी ये गलती की थी कि आपका अंडर 100 रैंक आने वाला हो, अंडर 50 आने वाला हो, आप AR1 लाने वाले हो। देखिए, आप बेस्ट दीजिए अपना, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। आफ्टर ऑल फिर भी आपने अगर किसी चीज़ के लिए 2 साल पढ़ाई की है और किसी चीज़ के लिए 2 साल आपने दिन रात एक कर दिया है, तो देखिए प्रेशर तो बहुत कॉमन है, बट आफ्टर 5 to 10 मिनट आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, और आपको 5 से 10 मिनट में बस नर्वस नहीं होना है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सबके साथ होता है, इवन ऑल इंडिया रैंक जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ भी होता है। तो प्रेशर आप तो हैंडल कर नेक्स्ट सकते टाइम हैं। आप जब आपको जब प्रेशर फील हो तो ये याद रखें कि सर के साथ जो हुआ वो वर्स्ट कंडीशन है, हाँ उसके बिल्कुल। बाद भी सर ने इतना अच्छा रैंक स्कोर किया है, तो आप प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि सर आपके साथ जो सीरियसली मतलब 10 मिनट आपके खराब हुए, और और अगर प्रिपरेशन की वो पेपर की स्टार्टिंग में, वो भी जब आपका मतलब पेपर स्टार्ट हो और हर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं पहला क्वेश्चन सही पहला बनाऊंगा, क्वेश्चन सही और बना पहला क्वेश्चन इवन जब मैंने आंसर किया ही ना तो मैंने सही बनाया था। एक्चुअली वहां पर फीलिंग की जगह ही नहीं थी। मतलब मैंने इतनी मेहनत करके कुछ सही बनाया सही भी है, और बना, उसका ना अवार्ड मिला मुझे, और मेरा टाइम अलग चला गया, क्योंकि वो मार्क्स टू ऑल हुआ तो वो सबको ही मिल गया। सबको ही मिल तो गया। कंपटीशन रिलेटिव है, मार्क्स बढ़ने से कुछ नहीं होता। तो ये तो काफी वो मतलब ट्रेजेडिक स्टोरी। ट्रेजिडिक हो गया सर, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया। ऑब्वियसली सर वो 10 से 15 मिनट आपको थैंक मिलते यू। तो आप बहुत अच्छा कुछ और कर भी अच्छा, सकते क्योंकि थे। 2 से 4 गेट ऐसा एग्जाम है कि अगर आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन में आपका किस्मत बदल जाता है। क्योंकि 4 मार्क्स ऊपर आपकी ऑल इंडिया रैंक 100 होती है, उसके उसके 2-4 मार्क्स ऊपर आपकी ऑल इंडिया रैंक 10 चली जाती है। तो ऐसा है, अगर आप ऑल इंडिया रैंक 50 या 60 है, और अगर आपके सिर्फ 5 से 6 मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप शायद 500 पहुंच जाते हैं। 500 पे अगर 2-4 मार्क्स कम हो जाते हैं, आप 1000 पार हो जाते हैं, और 1000 पार लिटरली गेट में मतलब कोई फ्यूचर नहीं बचता। आई थिंक एक एक नंबर यहाँ पर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सर अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट जो रहते हैं प्रिपेयर करते हैं, हम्म। उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी जाती है कि वो एक तो कॉलेज रहता है उनका, हम्म। और ये रहता है
अपने गेट की प्रिपरेशन रहती है, तो साथ में कॉलेज और दोनों टैकल करना साइमल्टेनियसली कैसे मतलब मेंटेन करना उसमें चाहिए। प्रॉब्लम जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए थर्ड ईयर में मैंने एक चीज़ की थी कि जब एक्चुअली जो कोचिंग लगती है बहुत ज़्यादा लगती हैं, जैसे खासतौर पे सिविल मैकेनिकल इसी ब्रांचों में, मतलब CSIT के लिए थोड़ा सा लीनियंस है, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट सिविल मैक और इसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये लोग क्या करें कि जब कोचिंग इनकी स्लो होती है, मतलब जब शुरू में मैंने क्या किया था कि जुलाई में जब कोचिंग ज्वाइन करी, जब कॉलेज लगा तो शुरू में एक एक क्लास जाता था। जब टीचर ने बुलाया मिड सेम 1 तक, जब कोचिंग बड़ी लीनियंट लगती थी, हाँ। तब ऐसा था 3 घंटे की लगती थी डेली हमारी, तब मैं एक एक क्लास जाता था। और मैंने क्या किया, एक एक क्लास करके हर टीचर के बीच में अच्छे से जगह बना ली, और मैंने फर्स्ट मिड सेम में बहुत अच्छा स्कोर किया, मतलब आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 20+ इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टीचर से सोचने लग गए कि काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, अब उसके बाद भी मैं जाता रहा, और उसके बाद जैसे ही हेक्टिक हुआ शेड्यूल सितंबर में, मैंने क्या जाना बंद कर दिया। बंद मतलब किस तरीके का बंद, बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं। और मैंने क्या किया, सेकंड मिड सेम भी नहीं दिया। पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का मेरा हिस्सा था, पहले ही सोच के बैठा था मैं। तो जब मैंने सेकंड मिड सेम भी नहीं दिया कॉलेज का, और उसके बाद जब कोचिंग लीनियंट हुई लास्ट टाइम पर, तो मैं लास्ट के जब 5-6 दिन बचे थे जब गया, टीचर ने काफ़ी सुनाया भी सही, बट उन्होंने देखा कि फर्स्ट मिड सेम में इसका इतना अच्छा स्कोर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सेकंड मिड सेम देने नहीं गया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने सर लिटरली बीमार हो गया था, और फिर उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और घर वालों से बात करवा दी। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका था, क्योंकि मैं उनके दिमाग में ये था कि अगर एक्टिंग कर रहा था तो सेकंड मिड सेम देन जरूर आता। तो मैंने उनसे पूछा और मैंने फिर थर्ड मिड सेम दे दिया, और ओवरऑल फाइनली मैंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, और मैं चला भी गया टीचर के इसमें। तो कुछ इस तरीके का करा जा सकता है कि आप जब लीनियंसी हो कोचिंग पे, खासतौर सिविल मैक वाले, वो उस टाइम कॉलेज चले जाएं 1 महीने तक, मिड सेम 1 इज्जत से दे दें सिर्फ। मिड सेम 1 में आपका अच्छा स्कोर है, आपको CBCS सिस्टम है, तो आप उधर पास भी हो चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। और जब आप गेट का प्रिपरेशन पूरा कर लेंगे 6 महीने में, तो आपको कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है वो मेनली ओवरलैप कर लेता है। तो अगर आप गेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि 1 महीना पहले चला गया, मिड सेम में स्कोर कर दिया, फिर 1.5 महीने तक नो कॉलेज एनीथिंग एल्स। मतलब मुझे टीचर ने ये तक बोल दिया था बेटा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, ये वो, बट बाकी फाइनली आपको मैटर गेट में परफॉर्म करता है। ठीक है, आप 2 अगर बात सुन भी लेंगे टीचर की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पेरेंट्स को सब कुछ समझा दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो पेरेंट्स से बात करवा दीजिए, और इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपने एक MST अच्छा स्कोर किया है, दूसरा MST में अच्छा मार्क्स है, तो CBCS सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। और हमारा नॉर्मल सिस्टम था जिसमें परसेंटेज रूल चलता था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैंने ये प्रिपरेशन फॉलो किया था कोचिंग के तो वक्त। सर ने जो भी स्ट्रैटेजी काफी सोच समझ कर पहले से ही पहले से प्री डिसाइडेड था कि क्या करना था। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें, उसके तहत फिर आपके साथ आगे कुछ भी होता है तो आप उसके साथ टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सर काफी मेनली थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर आप मिड सेम 1 तक जाते हैं तो उस टाइम बड़ी लीनियंसी होती है। और कोचिंग वाले क्या करते हैं एक्चुअली, कि कुछ लोग ड्रॉपर टाइप के भी होते हैं, जो IAS का मेंस देने के बाद, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो RGP को एग्जाम लेट खत्म होता है, तो शुरू में जानबूझ के लीनियंसी बना के रखते हैं, स्लो चलाते हैं सब्जेक्ट्स को। तो जब वो स्लो चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है यार कितना स्लो पढ़ा रहे कोचिंग वाले, तो जब आपको लग ही रहा है तो आप कॉलेज अटेंड कर लीजिए। आप इवन टीचर्स के लिए थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाइए, आप टीचर्स के लिए असाइनमेंट कर दीजिए, जो करना हो कर दीजिए। उसके बाद नहीं जाए तो बिल्कुल ऐसे जाएं कि बिल्कुल आप सच में बीमार थे। ठीक है, और सभी लोग सेम स्ट्रेटेजी मत फॉलो कर लीजिएगा वरना टीचर को डाउट हो जाएगा। तो आप खुद का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको लग रहा हो, आप हो सकता है सेकंड मिड सेम तक चले गए, सेकंड मिड सेम तक आपको लीनियंसी लग रही है कोचिंग पे, आपको जब तक कोचिंग पे लीनियंसी लगे, जब तक आप कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आई थिंक अगर आप 40 to 50% अटेंडेंस में मेंटेन कर लेते हैं तो बाकी आपको कोई इशू नहीं होता। आप मेडिकल देके या फिर कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स और टीचर भी आजकल काफ़ी अंडरस्टैंड करने लग गए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है और आप कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं कॉलेज ना आके, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करें, आप कोचिंग जाए, जो भी कर रहे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये कुछ गलत नहीं है, मुझे जो मैंने किया वो मुझे ठीक लगा। एट द एंड सर रिजल्ट ज़्यादा मैटर करता है, तो आपका रिजल्ट अच्छा है तो जो भी किया वो सब सही है। सर मुझे ये बताइए कि आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा था कि रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए। देखिए रिवीजन के लिए मैंने सितंबर में ही जब टेस्ट दिया फुल लेंथ मॉक, तो मुझे समझ में आ गया था कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैंने बेसिक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट जब मैंने पहली बार एस एकेडमी का टेस्ट दिया था मतलब तो वो काफ़ी डिफिकल्ट बना, और उसके अंदर मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो मैं काफ़ी डिप्रेस भी हुआ। मतलब मेरे से 45 मार्क्स आए थे, ठीक है, उस टेस्ट में। तो इवन उसमें मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो टॉपर्स थे उनके 55 मार्क्स ही थे हाईएस्ट टॉपर्स के, जबकि सारे ऑल इंडिया लोग वाले देते हैं। बट मैं उस वक्त डिप्रेस हो गया था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, और मैं काफ़ी टॉपिक्स भूल रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैंने पहले ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जब मैं प्रिपेयर करता था तो शॉर्ट नोट्स मैंने पहले ही पढ़ते वक्त बना लिए थे। अब मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे कि सच में मैं वो पॉइंट लिखता था उनमें जो मैं भूला करता था ज़्यादातर। पहले मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया कि सब्जेक्ट का, वो काफ़ी बड़े बड़े थे, जिनमें 15-15 पेज के एक एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स थे। मैं उन्हें पहले पढ़ा करता था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने वापस से शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो मैं भूल जाया करता था। जैसे कि अगर कोई एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने उसके कीवर्ड्स लिख लिए। आई थिंक कि ये एक तरह का मील होता है तो उसका नाम लिख लिया, पर्टिकुलरली इसमें कंपाउंड बनता ही है। उसके बाद में रिकॉल वाला कंसेप्ट यूज करता था। कुछ लोग 2-3 तरह की टेक्निक होती है पढ़ने की, फिशरमैन टेक्निक, पोमोडारो टेक्निक, मतलब कुछ टेक्निक ऐसे बोलती है कि आप 45 मिनट्स पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिए, और ये सच में इफेक्टिव होता है फोकस करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि रिकॉल कीजिए, मतलब कि ऐसा है कि आपने पढ़ लिया है और आपको सिर्फ एक हिंट पता है उसकी कि आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप, मैं सोम की बात करूं जो सिविल मैक का मोस्ट टॉपिक है, तो आप शेयर स्ट्रेंथ पे चलेगा तो आप शेयर स्ट्रेंथ यहाँ बैठे हैं सिर्फ, और आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं, मुझे कितने आते हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन है। वहाँ आप जहाँ अटक रहे हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि वही एग्जाम में भी पॉइंट है जो आपको याद नहीं आएगा। सीधी सी बात, एग्जाम में भी आप रिकॉल करेंगे, वो आपको याद नहीं आया तो आपको काफ़ी टिपिकल होगा। तो मैं क्या करता था कि उस टॉपिक को पूरा रिकॉल कर लेता था। तो मैंने ऐसा मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, अगस्त सितंबर से सितंबर एंड से पक्का स्टार्ट कर दिया था वो सब चीज़ें। तो उनके लिए रिकॉलिंग करने के लिए मैं क्या करता था कई बार कि मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स मेरे दीवारों पे चिपका लिए थे, मेरे रूम में चारों ओर। तो मैं क्या करता था, जहाँ शॉर्ट नोट्स है उसके अपोजिट साइड मुँह करके बैठता था, जस्ट अपोजिट साइड, और मैं रिकॉल करता था पूरे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा है। बहुत डिफिकल्टी होती थी शुरू में, कई जगह भूलता था, फिर उसको मार्क कर देता था हाईलाइटर से, फिर अगेन ट्राई करता था। आप यकीन नहीं करेंगे, आप 5 से 6 दिन मेहनत कीजिए, 6 दिन बाद आप पूरे शॉर्ट नोट्स ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप कोई गाना सुन रहे हैं, क्योंकि आपको डेली आदत हो गई है। और मैंने इतना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया था कि मैं 3 से 4 घंटे में पूरे 12 सब्जेक्ट या पूरा गेट का सिलेबस है वो रिवाइज कर लेता था। तो देखिए, अगर प्रॉब्लम पता है आपकी कि आप कहाँ लैग करेंगे, तो आप सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे उसका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 सब्जेक्ट डेली रिवाइज कर लेते हैं, आज 6, कल 6, परसों 6, तो लास्ट का जो 1 महीना है, अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके गेट की रैंक कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। और एक्चुअली मैं मानता हूँ कि लास्ट में जो 5 से 10 दिन थे, मैं भी नर्वसनेस का शिकार हो गया था और मैं इतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। तो आप वो मत कीजिए, आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, जो गेट में होना होगा तो होके रहेगा। और शायद मैंने इतना अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं एफर्ट की होगी। वैसे मुझे गेट के एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं लगा, बट आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की, तो जो हमारे व्यूवर्स के काफ़ी काम आएंगी देखने पे, उनके स्ट्रेटजी प्रिपरेशन करने पे। अब मुझे ये बताइए सर, फाइनली मतलब सब कुछ तो हो गया सवाल जवाब, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, अभी करंटली मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने IIT दिल्ली ज्वाइन किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस दिया है इस बार, मतलब उसका मोस्टली मुझे इंटरव्यू इस बार मिल जाना चाहिए देने का मौका, और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो IAS बन जाऊंगा। बट बाकी अगर इसमें नहीं बन पाता हूँ तो उसके लिए मैं अगला अटैम्प्ट फिर से दूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 साल में आने वालों में मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ। तो मोस्टली प्रिपरेशन जो आपको करना है उसी के अराउंड घूमती है, तो मैंने इसलिए दिल्ली लेने का भी मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं वहाँ जाके IAS की तैयारी करूँ। तो अभी करंटली तो यही है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्यूचर प्लान है, और अभी उससे आगे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। तो बढ़िया है सर, हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सर, और बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ज़रूर IAS निकालें और एक बार फिर से हमें इंटरव्यू दें IAS के लिए इस बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अब आखिरी कोई जो टिप आप जो आपके एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे आपकी तरफ से? कुछ टिप्स ये है कि सबसे पहली बात तो खुद पे भरोसा रखो कि तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि कई लोग खुद के ऊपर फेथ लूज कर देते हैं लास्ट टाइम पे। देखो, आपने एक चीज़ देखी कि मेरा प्रिपरेशन स्टोरी जो सुना है, जो मेरा प्रिपरेशन, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा इतना हो चुका था, हमारा इतना हो नहीं पाया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं फिर भी बहुत बढ़िया डिसेंट रैंक मार देते हैं। तो आपको डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और वर्क करो, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो मेरे लिए काम किया है वो आपके लिए नहीं करेगा, और जो आपके लिए वर्क किया है वो मेरे लिए नहीं कर सकता है। तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी वीकनेस के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। जैसे मेरे कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे जो मैं भूल जाता था, तो और हमारी ब्रांच में उसका काफ़ी वैल्यू भी है, तो मैं उस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को हर 1 हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करता था, ताकि मैं आज तक उसको कभी भूला नहीं, मतलब रिटेन रहा है मुझे आज तक। गेट के 4 महीने बाद भी मुझे रिटेन है वो सब्जेक्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं आप। बाकी आपको गेट का प्रीवियस लगाना है, गेट की टेस्ट सीरीज देनी है, गेट की टेस्ट सीरीज को एनालाइज ज़रूर करना है, उससे सारी गलतियाँ लर्न करना है। और मैंने एक गलती करी थी कि मैंने गलती की कॉपी नहीं बनाई थी कि जो गलती करो, फिर भी मैं उन चीज़ों को मेरे नोट्स में मार्क कर लिया करता था, मेरे शॉर्ट नोट्स में मार्क कर लिया करता था, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी।
तो उस गलती को एनालाइज करना है, फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको रीअटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी गेट का दिन आप प्रेशर के साथ ना जाएं, चिल रहे हैं, जो होगा होप फॉर बेस्ट, और आराम से गेट का पेपर दें। आपकी डेफिनेटली रैंक इंप्रूव हो जाए, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट में पीछे स्कोर करते हैं फिर भी गेट के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर के साथ एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो आपको प्रेशर के साथ एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देना है। बस यही स्ट्रेटेजिकल टिप्स देना चाहता था मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें आपका इम्पोर्टेंट ज़रूरी महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू सौरभ, मुझे भी इंटरव्यू देने के लिए और मेरा पॉइंट पुट करने के लिए लोगों के सामने। नहीं सर, ऑब्वियसली आप जैसे टॉपर हैं, आपने निकाला अभी, तो ये चीज़ें जो आपका एक्सपीरियंस है ये काफ़ी काम आता है जो एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि खुद गलतियाँ करने से अच्छा दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदे की बात होती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे ही सर जैसे टॉपर के साथ जिनका हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किसी एक्सपर्ट के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।